तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हमारा क्लास टेंथ का जो हमारा पॉलिटी है यानी कि सिविक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। और टॉपिक का नाम यहाँ आप देख सकते हैं। और ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को यानी कि इस चैप्टर को, और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ ओवरव्यू आप देखेंगे तो इसमें आपको एक तरीके से पता चलेगा कि आखिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, पिछले चैप्टर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने वर्टिकल जो डिवीज़न है पावर शेयरिंग का, जहाँ पर गवर्नमेंट्स के अलग अलग लेवल जो थे उनके बीच में पावर शेयर किया जाता है। और पिछले चैप्टर का जैसे कि नाम भी था पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इसी फॉर्म को, यानी कि किस तरह से जो डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट है यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर शेयरिंग कैसे होता है, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का, इसे जनरली कहा जाता है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म को पहले हम जनरल टर्म्स में पढ़ेंगे, फिर उसको काफ़ी डिटेल में हम एक तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर को, और चैप्टर को हम बिगिन करते हैं उसके पहले टॉपिक से। और यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद क्या है। तो देखिए, फेडरलिज्म का हिंदी मतलब होता है संघवाद। तो संघ का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पर अलग अलग एंटिटीज़ यानी कि अलग अलग कोई पर्सन का एक ग्रुप हो सकता है, या फिर अलग अलग कंपनीज़ का ग्रुप हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का एक ग्रुप हो सकता है जिसे कि हम संघ कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फेडरलिज्म एक तरीके का संघवाद है जहाँ पर राज्यों का एक ग्रुप होता है, या वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ भी हो सकते हैं, या फिर आपकी स्टेट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप यूके में देखेंगे, वहाँ पर फेडरलिज्म जो है उसमें आपका यूके यानी कि ब्रिटेन जो है आपका, इंग्लैंड, वहाँ पर आपका जो फेडरलिज्म है वहाँ पर 3 कंट्रीज़ का वो फेडरलिज्म है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर 3 स्टेट्स हैं, वो 3 कंट्रीज़ का फेडरलिज्म है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया जो है 29 स्टेट्स का फेडरलिज्म है, और इसके अलावा 7 यूनियन टेरिटरीज़ भी इसमें है। तो देखिए, फेडरलिज्म का यहाँ पर सीधा मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंट्रीज़ या फिर कोई एक क्षेत्र, कई क्षेत्रों को मिलाकर एक जो कंट्री बनती है, जहाँ पर एक तरीके का यूनियन होता है, उसी को हम संघवाद या फिर फेडरलिज्म कहते हैं। देखिए, अब हम इसके टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट अस गो बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले चैप्टर में जो हमने डिफरेंसेस देखे थे बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में, उसको आप याद करें। तो उसको आप, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे पिछले चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 1 के, तो आपको अभी याद आ गए होंगे कि वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था। तो वहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ा था कि देखिए, बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स किए गए थे या फिर चेंज किए गए थे। और ये अमेंडमेंट्स जो हुए थे उसका मेन मोटिव ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, उससे कुछ पावर लेकर जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे उनको कुछ पावर्स दिए जाएं, ताकि एक तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर बन सके और एक तरीके से बेल्जियम जो है फेडरल कंट्री बन सके। तो देखिए, पहले भी जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी वो बेल्जियम में रहती थी। ऐसा नहीं था कि 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, इनके पहले वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट नहीं थी। इसके पहले भी वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ पर जो उनका रोल और पावर था वो एक तरीके से लिमिटेड था। उसका रीज़न ये था कि जितने भी पावर्स दिए गए थे आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे उनको, वो सभी पावर्स कभी भी छीने जा सकते थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यानी आज सेंट्रल गवर्नमेंट को मन किया कि नहीं, अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास ये पावर नहीं होना चाहिए, तो वो तुरंत ही जाकर छीन लेगी। लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया 1993 में, उस अमेंडमेंट के बाद जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से बेसिक राइट मिल गया कि अब उनके जो पावर्स हैं उनको कोई भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी नियम कानून के तहत उनसे छीना नहीं जा सकता है। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में उस बात को डिफाइन कर दिया गया कि ये जो पावर्स हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स हैं, वो उनके इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बदलाव या फिर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकती है। तो देखिए, इस चीज़ के लागू होने के बाद
जो बेल्जियम था वो एक तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बदलकर अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो देखिए पहले जो था पावर दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो एक तरीके से परमानेंट नहीं थे, या फिर उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो रियली में उनके पास पावर थे, क्योंकि ओवरऑल जो पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि जो बेल्जियम है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद जो बेल्जियम था वो क्या बन गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। इसके बाद अब हम दूसरी तरफ देखते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी, ऊपर मैं इसे कर देता हूँ तब आप समझ पाएंगे। श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers। तो देखिए श्रीलंका जो है उसमें भी शायद श्रीलंका जो है वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जितने भी पावर्स हैं वो सभी नेशनल गवर्नमेंट के पास हैं। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका की जो सरकार है, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और वहीं जो तमिल लीडर्स थे उनका क्या डिमांड था, उनका डिमांड था कि जो श्रीलंका है वो एक फेडरल सिस्टम बने, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, और जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर लोकल लीडर्स है उन्हें कुछ पावर्स मिले। तो इस तरीके के डिमांड थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually a federation has two level of government। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली फेडरलिज्म का डेफिनेशन दिया गया है। तो अगर आपसे फेडरलिज्म का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी ही आसानी से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। और जनरली जो फेडरेशन होते हैं या फिर फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बात किया कि जो गवर्नमेंट होता है फेडरेशन में वो दो लेवल पर गवर्नमेंट होता है। तो पहला जो लेवल होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो गया, जिसके पास कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर पूरे देश का मत एक है या फिर जो पूरे देश से एक तरीके से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप विदेश नीति की बात कर लें कि किस देश के साथ इंडिया का क्या रिलेशन होगा, तो ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें आपकी स्टेट्स करेंगे कि इस देश के साथ हम ऐसा करेंगे, इस देश के साथ ऐसा करेंगे। जैसे कि तमिलनाडु ने किसी देश के साथ जाकर दोस्ती कर ली और वहीं केरल ने उसके साथ जाकर युद्ध कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं वो जो कि पूरे देश से रिलेटेड होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, एक गवर्नमेंट के पास। और वहीं जो दूसरा होता है, जो दूसरे लेवल पर गवर्नमेंट होता है, जो कि प्रोविंस लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होता है, उसके पास ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि पब्लिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जैसे जो टॉपिक्स पब्लिक से डायरेक्टली रिलेटेड हैं उसको रोज़ रोज़ काम है, वैसे टॉपिक्स आपके लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे कि अगर आपका पुलिस को देख लें तो पुलिस आपसे रोज़ डील करती है, आपके सोसाइटी में कैसा माहौल होना चाहिए, वहाँ पर कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो ये आपसे रिलेटेड चीज़ है, आपको रोज़ इससे डील करना है। तो ऐसे टॉपिक्स को स्टेट गवर्नमेंट के पास रखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर को देख लें, एजुकेशन को देख लें, जो कि आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स के टॉपिक होते हैं। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में पावर का डिवीज़न किया जाता है कि किस गवर्नमेंट को कौन से पावर्स मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो देखिए ये दोनों लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं इनके पास जो पावर्स होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के पावर को दूसरा कोई छीन ले, दूसरे के पावर को एक छीन ले। तो देखिए यहाँ पर आपको मैप दिखाया जा रहा है जहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं जो कि एक तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रशिया है जो कि सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का, इसके बाद इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, नाइजीरिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 25 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो सभी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं।
तो देखिए इस तरीके से जो फेडरेशन के जो गवर्नमेंट होते हैं वो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग होते हैं। तो किस तरीके से, ऊपर हमने देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के बीच में, और वहीं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारा पावर जो है एक ही गवर्नमेंट के पास होता है। यूनिटी सिस्टम में इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही लेवल का गवर्नमेंट हो, यानी कि सिर्फ पूरे देश में एक ही सरकार हो। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हो सकता है कि जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रही है। इसका मतलब है कि नेशनल गवर्नमेंट उससे जो काम करवाना चाहे वो करवा ले, जैसे चाहे वैसे ऑर्डर कर दे, उसमें जो बदलाव करना चाहे वैसा कर दे। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में वैसा होता नहीं है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम करने को एक तरीके से डायरेक्शन नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना इलेक्शन होता है, अपना उसके पास पूरा फॉर्म है, रेवेन्यू का अपना स्रोत है, सब चीज़ उसके पास अपना है। तो एक तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। तो यही देखिए डिफरेंस है आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल या फिर लोकल गवर्नमेंट में, कहाँ पर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में। लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास अपना पावर्स होता है जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ काम किया तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। हाँ, जवाब देना होता है लेकिन ऐसे टॉपिक्स पर जो कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर के अंडर में कुछ काम अगर करता है तो उसके लिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर किसी और को जाकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में। तो देखिए यहाँ पर अब हमें फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ की फीचर्स देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट में होने ही चाहिए। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीके से मतलब ही यही हुआ कि इसके अंदर दो या दो से अधिक लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के। दूसरा हो गया कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। तो देखिए जो गवर्नमेंट के दूसरे डिफरेंट लेवल के जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो गया, ये सभी गवर्नमेंट एक ही सिटीजन के ऊपर रूल करते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल है यूपी का, तो यूपी का जो सिटीजन है वो अपने म्यूनिसपालिटी के लिए भी वोट करता है, अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वोट करता है और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी वोट करता है। तो इस तरीके से वहाँ का आप अगर देखेंगे तो वहाँ का जो सिटीजन है उसके ऊपर तीनों गवर्नमेंट्स रूल कर रही हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं। और यहाँ पर जो हर एक गवर्नमेंट है, यानी कि हर एक लेवल का जो गवर्नमेंट है उसके पास अपना एक तरीके से अधिकार है लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और क्या क्या वो काम कर सकते हैं ये एक तरीके से पूरी तरह से डिफाइंड है। इसके बाद थर्ड नंबर है द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज। तो देखिए जो डिफरेंट लेवल और डिफरेंट टायर के जो गवर्नमेंट है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी इलेबोरेट करके लिखा गया है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड के दूसरे फेडरल गवर्नमेंट्स में भी। तो वहाँ पर एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन सभी गवर्नमेंट्स को ये अधिकार देता है कि वो अपने पावर से रिस्पेक्टिव काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल को जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उखाड़ दे, हटा दे या फिर पंचायत को हटा दे। तो आपको शायद याद होगा कि 1992 या 1993 में पंचायत राज कानून लागू किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ है हमारा द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं
उसको एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकती है। इसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एक तरीके से परमिशन जरूरी है। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अभी जो जीएसटी कानून लागू हुआ, तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल को चेंज करता था, बेसिक नियम कानून को चेंज करता था। इसलिए उसके लिए जीएसटी कानून को पास होने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का भी परमिशन चाहिए आधे से ज़्यादा, तभी जाकर वो कानून एक तरीके से लागू हो सकता है। इसके बाद 5 नंबर, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। तो देखिए कोर्ट जो है यानी कोर्ट, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्ड्स हैं उसको इंटरप्रेट कर सकती है और जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो पावर्स बताए गए हैं उसका मतलब निकाल सकती है। तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड ऐसा लिखा गया है जिसको लेकर दो गवर्नमेंट जो है वो आपस में टकरा रही हैं और कह रही हैं कि नहीं इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, और ये पावर हमारे अधीन है, ये पावर हमारे अधीन है। तो वहाँ पर जो कोर्ट है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उसके पास ये पावर है कि वो अंपायर के रूप में काम करे और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको क्लियर करे और उसके जो रिस्पेक्टिव पावर्स हैं यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसका एक तरीके से मीनिंग निकाले और जिसके पास वो पावर होना चाहिए उसे वो प्रदान करे। इसके बाद 6 नंबर, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके पास एक तरीके से ये डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनके पास किस तरीके से पैसा आएगा, यानी कि वो कौन कौन से टैक्सेस वसूलेंगी ताकि उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल आज़ादी है, वो एक तरीके से बनी रहे और वो दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट से एक तरीके से आज़ाद रहें। तो इसके बाद हमारा 7 नंबर है, The federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of country while at the same time accommodate regional diversity। तो देखिए जो फेडरल सिस्टम है उसका मेनली दो एक तरीके से फ़ायदा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि देखिए कंट्री का जो यूनिटी है वो एक तरीके से बना कर रखता है और उसे बचा कर रखता है, और इसके साथ साथ अगर देश में डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग संस्कृति एक साथ पलती है, तो उससे भी एक तरीके से बना कर रखा जा सके। तो इंडिया में आप जैसे कि देखेंगे तो इंडिया में बहुत डाइवर्स एक तरीके से लोग रहते हैं। यूपी के लोग आपके महाराष्ट्र के लोग से अलग हैं, उनका कल्चरल एक तरीके से अलग है, बहुत चीज़ उनमें अंतर है, उनकी नीड्स अलग हैं, उन्हें क्या चाहिए अपने डेली लाइफ के लिए ये भी एक तरीके से अलग है। तो इस वजह से अगर एक ही सरकार अगर उन सभी लोगों के ऊपर रूल करे तो हो सकता है कि एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लोगों का सरकार के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा, उस पर अपनी बातें वो मनवा सकेंगी। लेकिन जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं तो वहाँ पर सभी क्षेत्रों के पास अपना एक सरकार होता है जो कि लोगों के डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स को डील करती है। तो इस तरीके से जो रीजनल डाइवर्सिटी है उससे हम बना कर रख सकते हैं फेडरलिज्म को अपनाकर। Therefore, two aspects are crucial for institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. And आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो देखिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आपके फेडरल सिस्टम के लिए या फिर फेडरलिज्म के लिए। जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल पर वो पावर शेयरिंग के जो नियम है, पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है उसके लिए राज़ी हो और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें कि अगले आदमी के पास जो पावर है यानी कि अगले सरकार के पास जो पावर है उसका वो एक सही तरीके से यूज़ करेगी। और इसके लिए दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट एक तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों साथ साथ। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो देखिए जो पावर का बैलेंस है यानी कि किस गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, इस रीजनल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, ये आपको अलग अलग फेडरेशन में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो देखिए बैलेंस जो पावर है, पावर का जो बैलेंस है फेडरेशन में किस सरकार के पास कितना पावर होगा, ये मेनली डिपेंड करता है कि किस हालात में आपका देश बना था, किस हालात में ये फेडरलिज्म आया था। तो देखिए दो तरीके से जनरली फेडरलिज्म बनते हैं। पहला तो जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो कि एक साथ आते हैं और एक बड़ा देश का निर्माण करते हैं।
और साथ में अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको और आइडेंटिटी है उसको और बनाते हुए और एक बड़ा देश का निर्माण करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे यूएसए का तो और स्विट्ज़रलैंड का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर जो यूएसए का स्टेट्स के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूएसए के नागरिक हैं वो उनके पास दो आइडेंटिटीज़ होती हैं कि पहला तो वो किस राज्य के रहने वाले हैं और दूसरा वो कि यूएसए के रहने वाले हैं। दो आइडेंटिटीज़ होती हैं और इसके बाद यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं और 50 में से अगर कोई राज्य यूएसए से अलग होना चाहती है तो वो बहुत ही आसानी से अपना एक क्या कहते हैं जनमत संग्रह कराकर वो यूएसए से अलग हो सकती है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है मुकाबले की जो आपका नेशनल गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरा फॉर्म जो है वहाँ पर किसी देश का निर्माण हो गया, कोई देश बन गई, उसके बाद देश ने अपने अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, अपनी डाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से संभालने के लिए इस क्या कहते हैं फेडरेशन का निर्माण किया। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास ज़्यादा पावर होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल आपका इंडिया है। इंडिया पहले इंडिया कंट्री बना था, ऐसा नहीं कि पहले आपका तमिलनाडु बना था या फिर यूपी बना था या फिर राजस्थान बना था। तो जब इंडिया का निर्माण हो गया तब देखा गया कि अब हमें पूरे देश को रूल करने के लिए, पूरे देश में अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए हमें जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसे अपनाना पड़ेगा। तब जाकर देश में कई हिस्से किए गए और एक एक राज्य का निर्माण किया गया। और आज भी बहुत सारे इंडिया के क्षेत्रों में स्टेट्स का डिमांड होता है कि हमें ये स्टेट्स चाहिए, हमारा जो है डिमांड को नहीं सुना जा रहा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ये स्टेट गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए हम अलग राज्य चाहते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि गोरखालैंड का डिमांड हो रहा है आपके पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर यही बात देखने को मिल रही है कि लोग जो वहाँ पर नाखुश है सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो अलग राज्य में होंगे तो वो अपने ऊपर अच्छी तरह से रूल कर पाएंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छी तरह से डील हो पाएगी। तो इसके लिए एग्जांपल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इंडिया में, जैसे मैंने बताया पूरी आपको बात बताई। उसके बाद स्पेन, बेल्जियम, इस तरीके के जो गवर्नमेंट है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है। In this second category, the central government tends to be more powerful via स्टेट्स के मुकाबले जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, जैसे स्टेट्स होते हैं इंडिया में, कुछ को पावर ज़्यादा दिया गया है, कुछ को कम दिया गया है। वैसे ही जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं देश में, उनके पास अलग अलग किस्म के पावर होते हैं, अलग अलग लेवल के पावर होते हैं, और कुछ स्टेट्स के पास स्पेसिफिक पावर होते हैं या फिर स्पेशल पावर्स दिए गए होते हैं, स्पेशल कंडीशन दिए गए होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, यानी फेडरल सिस्टम इंडिया में किस तरीके से लागू की गई है और उसके किन किन चीज़ों को इंडिया में फॉलो किया गया है इंडिया को मैनेज करने के लिए। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, और पिछले वीडियो में भी, यानी कि इस चैप्टर के पिछले हिस्से में हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, और हमने देखा था कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा आपको एक तरीके से डाइवर्सिटी है, और उतनी सी डाइवर्सिटी में, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका छोटे छोटे देश हैं, उतनी ही सी डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस किए गए थे। और इसी के मुकाबले में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है, और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, रिलीजन की बात करें या रीजन की बात करें, तो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यूपी में रहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो महाराष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति से अलग है रीजन वाइज, तमिलनाडु में रहने वाले से अलग है, केरल में रहने वाले से अलग है। लैंग्वेज की बात करें तो यूपी में लैंग्वेज अलग यूज़ किया जाता है, महाराष्ट्र में अलग यूज़ किया जाता है, गुजरात में अलग यूज़ किया जाता है, तमिलनाडु में अलग यूज़ किया जाता है, कर्नाटक में अलग यूज़ किया जाता है। और उसी तरीके से रिलीजन की भी बात करें तो
सोसाइटी में बहुत तरह के रिलीजन्स लोग फॉलो करते हैं। एक धर्म के भी अंदर अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो आखिर इंडिया में किस तरीके का पावर शेयरिंग एग्रीमेंट फॉलो किया गया ताकि हमारा देश जो है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और इस डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो एक तरीके का रेफरेंस है जो कि हमें पावर शेयरिंग के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है जिसमें कि सभी लोग खुश रह सकें। तो देखिए, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में आया एक बहुत ही हम ख़राब कह सकते हैं दर्दनाक और खूनी पार्टीशन के बाद, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा जान भी गई थी पार्टीशन की वजह से। और आज़ादी के तुरंत बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया कंट्री का पार्ट बन गए और एक देश का निर्माण हुआ जिसका नाम था इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये वर्ड हमारे काम का है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, यानी कि इंडिया जो है वो कोई एक नेशन नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। नेशन भी है लेकिन वो अलग कंटेक्स्ट में। यहाँ पर अगर हम फेडरलिज्म की बात करें उस हिसाब से यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब कि एक कंट्री जो होगा, ये जो कंट्री है इंडिया, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स होंगे जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे देश को चलाने का, जहाँ के लोग एक साथ मिलकर देश को चलाने का काम करेंगे। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन का सिस्टम, फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको बनाया गया है, यूज़ किया गया है इस यूनियन ऑफ कंसेप्ट को बनाने के लिए। फेडरलिज्म का वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया गया ये तो अब समझना पड़ेगा। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। तो देखिए, इस पिछले वीडियो में हमने जो 7 फीचर्स देखे थे फेडरलिज्म के, वहाँ पर हम चलते हैं और उसको फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, वहाँ पर जो हमने 7 फीचर्स की बात की थी फेडरलिज्म से रिलेटेड, वो सभी फीचर्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है और फेडरलिज्म को फॉलो करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने शुरुआत में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम प्रोवाइड किया था, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हो गया, या फिर जिसे कि हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे कंट्री को, हमारे नेशन को, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को, सभी स्टेट्स के यूनियन को। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सभी रिप्रेजेंट करेंगे अपने लोकल रीजन को। बाद में एक तीसरा लेयर भी जोड़ा गया है, तीसरा टायर भी जोड़ा गया फेडरलिज्म में, जिसे कि हम कहते हैं पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़। यानी कि जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, या फिर आपका जो आपके शहर में जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसको भी इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लाया गया और उसको कानूनी मान्यता दी गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसे मान्यता दी गई। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। तो देखिए, जैसे दुनिया के दूसरे जो फेडरेशंस हैं, फेडरलिज्म जहाँ पर फॉलो किया जाता है, बिल्कुल उसी की तरह इंडिया में भी जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, या फिर आपका लोकल गवर्नमेंट की बात करें, उनके पास अपने अधिकार होते हैं। कानून लगाने का अधिकार होता है, टैक्स लेने का अधिकार होता है, और उन सभी को वो बिना किसी रोक टोक के फॉलो कर सकते हैं। The Constitution clearly provided a three-fold distribution of legislative powers between the Union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. तो देखिए, जो Constitution है उसने बहुत ही क्लियरली ये प्रोवाइड किया है, क्लियरली बताया है कि आखिर जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से डिवाइड होंगे, और इसके लिए 3 लिस्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं।
तो देखिए ये लिस्ट क्या है आखिर। तो देखिए लिस्ट को हम पढ़ेंगे थोड़ी बाद में। तो देखिए लिस्ट का ये जो लिस्ट है यहाँ पर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये इस तरीके के लिस्ट है। जैसे यूनियन लिस्ट जो है उसमें वैसे चीज़ें रखी गई हैं जिन पर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो आपका नेशनल गवर्नमेंट है, वो कानून बना सकती है या फिर अपने बातों को मनवा सकती है। दूसरा आपका जो स्टेट लिस्ट है, वहाँ पर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, आपका लोकल गवर्नमेंट है, वो कानून बना सकती है या फिर उस पर अपनी बात मनवा सकती है। और तीसरा जो है वो कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पर जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों कानून बना सकती है और दोनों अपनी बातें मनवा सकती है। लेकिन जब अगर दोनों कानून बनाएंगी, दोनों बात मनवाने की कोशिश करेंगी, तो इसमें जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है उसकी बात को फॉलो किया जाएगा, उसकी बात को माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के बात को काट दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है, इस तरीके से हमारा काम चलता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट वैसे टॉपिक्स को अपने पास रखता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स को, जैसे कि डिफेंस हो गया आपका, आपको सेना जितनी हो गई वो आपके देश के पास है, किसी राज्य के पास सेना नहीं है। आपका जैसे कि हथियार जितने भी हैं वो कंट्री के पास है, आपका किसी स्टेट के पास नहीं है। किस देश के साथ कैसा रिलेशन रखना है, फॉरेन अफेयर्स, वो आपका इंडिया का है, किसी स्टेट का नहीं है। उसके बाद आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, आरबीआई के अंदर आता है। और कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गई, इकोनॉमी जो है वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमी के रूप में काम करती है। तो ये सभी चीज़ें जहाँ पर पूरे देश में एक ही रूल को फॉलो करवाना है, एक ही चीज़ को अप्लाई करवाना है पूरे कंट्री में, वो सभी चीज़ें आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। इसका दूसरा मीनिंग भी ये भी हुआ कि जिन बातों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बातें मनवा सकती है या फिर उसको अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो सभी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। They are included in this list because we need a uniform policy on this matter throughout the country। तो देखिए इन सभी टॉपिक्स को इस लिस्ट में इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश में, ऐसा नहीं कि एक स्टेट में एक जैसा हो, दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके से काम हो, बल्कि पूरे देश में एक ही पॉलिसी इस एक टॉपिक के ऊपर अपनाई जाए। इसलिए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये लिस्ट के टॉपिक्स होते हैं जिन पर वो अपने कानून बना सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने मर्जी से इन टॉपिक्स के ऊपर कानून बना सकती है जो कि इस यूनियन लिस्ट के अंदर रखे गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप यूनियन लिस्ट को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं स्टेट लिस्ट की ओर। तो देखिए स्टेट लिस्ट तो बिल्कुल यूनियन लिस्ट जैसा ही है, और स्टेट लिस्ट में वैसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो कानून बना सकती है। तो इसके अंदर जनरली वैसे टॉपिक रखे जाते हैं जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। लोकल इंपॉर्टेंस कहने का मतलब है कि आपके इलाके में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि सूखा है आपके इलाके में, तो सूखा को अगर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर तालाब खुदवाने का काम हो गया, नहर बनवाने का काम हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि वैसे टॉपिक्स जो कि आम आदमी लोगों से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, वैसे टॉपिक्स आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका पुलिस हो गया कि आपके इलाके का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, कानून व्यवस्था कैसी है, तो ये चीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ट्रेड हो गया वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। कॉमर्स हो गया स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ट्रेड और कॉमर्स का यहाँ मतलब ये हो गया कि आप जो खरीद बिक्री करते हैं, ये सभी चीज़ें एक राज्य से दूसरे राज्य, इस तरीके के ट्रेड। इकोनॉमी तो अलग चीज़ हो गई जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। और यहाँ पर इरिगेशन भी आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो इन टॉपिक्स के ऊपर अपने कानून बना सकती है और फॉलो करवा सकती है अपने स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट ने कानून बना दिया तो उसको पूरे देश के ऊपर लागू किया जाएगा, नहीं। अगर किसी राज्य ने अपने स्टेट जो लिस्ट है उसके अंदर कानून कोई बनाया है तो वो कानून उसके राज्य में ही केवल लागू किया जाएगा और अप्लाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वैसा लिस्ट है जिसके अंदर दोनों जो हैं, दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। लेकिन
जब दोनों अगर किसी टॉपिक के ऊपर कानून बनाएंगी जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, जो टॉपिक कंकरेंट लिस्ट के अंदर है उसके ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट के कानून को माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के कानून को नहीं माना जाएगा। तो ये कंकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न है। तो देखिए वैसे टॉपिक्स को कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है जिन्हें कि समझा जाता है कि वो देश हित के लिए भी ज़रूरी है और एक तरीके से लोकल इशू भी है। जैसे कि आप एजुकेशन को देख लें तो एजुकेशन जो है वो कंट्री के लेवल पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि आपको केंद्रीय विद्यालय भी देखने को मिलते हैं, आपको स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, आपको सीबीएसई भी है जो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम लेती है, फिर आपके स्टेट बोर्ड्स भी हैं जो कि आपके स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम लेते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट जो देखिए वो भी जो है वो आपका सेंट्रल से भी रिलेटेड है और स्टेट से भी रिलेटेड है। ट्रेड यूनियंस हो गए, मैरिज हो गए, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सभी टॉपिक्स इस तरीके के ये रखे गए हैं कंकरेंट लिस्ट में, जिन पर आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो कि अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले कि अगर उन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों कानून अगर बनाते हैं और उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट का कानून है वो उसको फॉलो किया जाएगा, उसको माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के कानून को नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका नियम है कंकरेंट लिस्ट का। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी द 3 लिस्ट। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना है कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं इन तीनों लिस्टों में वो पूरे कंप्लीट टॉपिक्स हैं, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं। तो उस तरीके के फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। ये तो ऐसा नहीं है कि आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1947 1948 में तो उस समय में कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मौजूद था, नहीं। तो इस चीज़ के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इन तीनों जो लिस्ट है ये 3, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स बचते हैं वो सभी आपके यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स होंगे जितने भी आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, यानी कि जितने टॉपिक्स बता दिए गए इन तीनों लिस्टों में उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बच जाते हैं, जितने भी आइटम्स बच जाते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होगा। वी नोटेड अबव दैट द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फाउंड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो देखिए हमने ये नोट किया कि जो ज़्यादातर फेडरेशंस हैं जो कि बनाए गए होल्डिंग टुगेदर सिस्टम के अनुसार वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है यानी छोटे यूनिट जैसे स्टेट गवर्नमेंट है उनको इक्वल पावर एक तरीके से नहीं दिया जाता है। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। तो देखिए इसी तरीके से इंडिया में जितने भी आपकी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन में उन सभी को इक्वल अधिकार नहीं दिए गए हैं, बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे कि कुछ स्टेट जो है वो स्पेशल स्टेटस उन्हें मिला हुआ है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि आपके जो दूसरे स्टेट्स हैं पूरे देश के वहाँ पर किसी भी राज्य के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे वो फॉलो करती है और उसके ऊपर कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। तो देखिए बहुत सारे जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अप्लाई नहीं होते हैं इस स्टेट में बिना स्टेट असेंबली के अप्रूवल के। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। तो देखिए जो परमानेंट रेसिडेंट इस स्टेट के नहीं हैं और इंडिया के किसी और दूसरे रीजन में रहते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में जाकर घर या फिर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर द सम अदर स्टेट्स एज वेल। तो इस बिल्कुल इसी तरीके के प्रोविज़न कुछ दूसरे स्टेट के लिए भी बनाए गए हैं जिनको कि एक तरीके से स्पेशल पोजीशनिंग स्पेशल पावर दिए गए हैं या फिर स्पेशल पोजीशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। वहीं दूसरे ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको बहुत ही कम पावर दिया गया है और एक तरीके से जनरल जितने भी पावर्स दिए गए हैं स्टेट्स को उससे भी कम दिया गया है।
These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of existing states। तो देखिए बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मिला दिया जाए। जैसे कि आपके चंडीगढ़ हो गए, लक्षद्वीप हो गए, या फिर कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर आपका यूनियन दूसरे जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये सभी स्टेट्स, ये सभी रीजन्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनको स्टेट्स बनाया जा सकता है या फिर इनको किसी और स्टेट के साथ मर्ज किया जा सकता है। नहीं, चंडीगढ़ को आप किसके साथ मर्ज करेंगे? हरियाणा के साथ या फिर पंजाब के साथ। लक्षद्वीप जो है उसे आप किसके साथ मर्ज करेंगे? या फिर दिल्ली को आप किसके साथ मर्ज करेंगे? तो इसलिए ये जो रीजन्स हैं ये स्टेट्स भी नहीं बन सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, और ये जो हैं ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर रूल करती है डायरेक्टली, और इन्हें कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज़। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर ऑफ ए स्टेट। तो ये जो टेरिटरीज होते हैं इनके पास स्टेट का पावर नहीं होता, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर होता है इन एरियाज़ को रन करने का, यानी इन एरियाज़ को किस तरीके से रूल करना है या फिर किस तरीके से चलाना है, इसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो सिस्टम है पावर शेयरिंग का इस यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है। इट इज़ नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए जो आपका स्टेट है वो एक तरीके से आसानी से कोई चेंजेस करने पाए। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। तो देखिए पार्लियामेंट जो है वो अपनी मर्जी से इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है, और इस तरीके के चेंज को अप्लाई करने के लिए या फिर फॉलो करने के लिए इसे पास करना होगा पहले जितने भी दोनों पार्लियामेंट से, यानी दोनों हाउसेस से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से विथ 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि करीब 66% वोट से, और इसके बाद टोटल स्टेट्स जितने हैं उनमें से आधे से ज़्यादा राज्यों द्वारा इसे पास करना होगा। फॉर एग्जांपल आप देख ले, अभी जीएसटी कानून लागू किया गया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है उसको चेंज करता था। तो इसलिए चेंज करने के लिए सबसे पहले तो दोनों पार्लियामेंट से पास किया गया 2/3 मेजोरिटी से, और उसके बाद फिर जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट से पास किया गया, तभी जाकर इस सिस्टम को लागू किया जा सका, जीएसटी को लागू किया जा सका। तो आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था, और करीब 16 to 17 स्टेट्स ने इस पर हामी भरी थी पास करने के लिए, जिसके बाद सभी स्टेट्स को कानून बनाना पड़ा था जीएसटी को लागू करने के लिए। और ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये अभी तुरंत ही हुआ है, और आपके दिमाग में ये ताज़ा भी होगा कि किस तरीके से जीएसटी लागू की गई थी। कई परेशानियां भी आई थी। द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो देखिए जो जुडिशरी होती है, यानी जो आपके जजेस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है और प्रोसीजर्स हैं उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक द डिसीजन। तो अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है डिवीज़न ऑफ पावर को लेकर, तो जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेती है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू ईच ऑफ देम। तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास पावर होता है कि वो अपने रिसोर्सेज जमा करें, ताकि रिसोर्सेज जमा करें टैक्स लेकर, और ताकि वो गवर्नमेंट के जो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरे कर सके, और इसलिए उनके पास टैक्स लगाने का या फिर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है, और कितना वो किस चीज़ के ऊपर टैक्स लेंगे ये उनका एक तरीके से अधिकार होता है। तो जैसे आप पहले देखते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट लगाने का अधिकार होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी सीएसटी लगाती थी, इस तरीके से बहुत सारे टैक्स आपके लगाए जाते थे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये इसलिए होता था क्योंकि जो स्टेट है और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहें, और आप इनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बनी रहे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को।
इस टॉपिक का नाम है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो अब हमें देखना है कि आखिर जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होता है, और इसके लिए एक तरीके का एग्जाम्पल के रूप में हम इसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंडिया को, कि इंडिया में देखिए फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से प्रैक्टिकली लागू हो पाया। देखिए थ्योरेटिकली तो हो गया कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, उनमें उनके बीच में पावर शेयरिंग होता है, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है कि रियलिटी में वो कैसे काम करेगा, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक तरीके का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, इंडिया का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कि देखिए ये कानून है, ऐसे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा, इस कानून के तहत आपका स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो केवल ये कानून ही काफ़ी नहीं है कि फेडरलिज्म को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अगर देखिए इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल होना था, जैसे जो कि हुआ, फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो नियम कानून है इसके चलते नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आपका एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छा है। और इंडिया में जो लोग हैं, चाहे वो आपके तमिलनाडु के लोग हों या केरल के लोग हों या फिर यूपी के लोग हों या फिर कहीं के लोग हों, और वहाँ से आने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया के आपके डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। वो ऐसा तो नहीं होता कि यूपी का कोई अगर उठा और उसने तमिलनाडु के लोगों को गाली देना शुरू कर दिया, तमिलनाडु के साथ हम नहीं रहेंगे, ऐसा वैसा कोई करता नहीं है। वो रेयर केस में एक दो लोग बात करते हैं, एक दो पार्टीज़ हैं वैसा बात करती हैं, लेकिन जनरली हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर इंडिया का देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छा है। और सभी जगहों के लोग इस डाइवर्सिटी का, जो कि इंडिया में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, उसका सम्मान करते हैं। और फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को इसी चीज़ से बल मिलता है, मजबूती मिलती है। और इसके साथ साथ सभी लोग जो हैं, इसका मतलब कि झारखंड के रहने वाले लोग, बिहार के रहने वाले लोग, महाराष्ट्र के रहने वाले लोग, या फिर केरल के या फिर तमिलनाडु के रहने वाले लोग, इन सभी के बीच में एक तरीके का डिज़ायर है, एक तरीके की उनके बीच में चाहत है कि वो एक साथ इंडिया में रहें। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं, किसी के अंदर ये चाहत नहीं है कि वो एक अलग देश बनाकर निकल जाए या फिर एक अलग कंट्री हो जाए, वैसा किसी में चाहत नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि वो इंडिया के अंदर रहें, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान हो। तो देखिए इस तरीके के जो बातें हैं, इन सभी बातों ने मिलकर इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में हेल्प किया है। और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं, मेजर जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में मदद किया है। तो इसमें सबसे बड़ा आपका योगदान है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। तो आप जानते हैं इंडिया में कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक आधार पर बनाए गए हैं, यानी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। और इस चीज़ ने इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान किया है, बहुत ही बड़ा मदद किया है। तो देखिए द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो लोग थे उनको एक पुराना देश मिला था जहाँ पर जो प्रोविंसेस का स्ट्रक्चर था, यानी जो स्टेट्स था उसका स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अलग आधार पर था। वो उन्होंने उसको ब्रिटिशर्स ने अपने यूज़ के अनुसार उस स्टेट्स बनाए थे या फिर प्रोविंसेस बनाए थे। तो वहाँ पर उनको, यानी कि जो लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू या फिर आपके BR अम्बेडकर, ये जो लीडर्स आए, इनके सामने ये चुनौती थी कि हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करें। तो बहुत जगहों से ये डिमांड उठ रही थी कि लिंग्विस्टिक आधार पर, यानी भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये एक तरीके का टेस्ट था कि भाषा के आधार पर हम राज्य भी बना दें और हमारे देश के संप्रभुता को कोई दिक्कत भी ना हो, कोई परेशानी भी ना हो। इफ़ यू लुक एट the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be surprised by the extent of changes। तो देखिए जब आप
पॉलिटिकल मैप देखेंगे इंडिया का, 1947 का मैप और 2006 का मैप या फिर आज का मैप देखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि इनके बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मैप पुराना वाला इंडिया का ही है या फिर किसी कहीं और का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आपको मैप दिया हुआ है, तो इंडिया का मैप आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आज है भी नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद, तो आज इंडिया में हैदराबाद नाम का कोई स्टेट नहीं है। फिर यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम का कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पर आपका राजपूताना है, राजपूताना नाम का आज इंडिया में कोई स्टेट नहीं है। यहाँ पर मैसूर है, मैसूर नाम का कोई स्टेट नहीं है। मद्रास नाम का कोई स्टेट नहीं है। तो इस तरीके से जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया गया है, उनके बॉर्डर्स चेंज किए गए हैं, उनके नाम चेंज किए गए हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया गया है, ताकि सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे किस बातों को सम्मान कर सके और उनके जो भावनाएं हैं उनका सम्मान हो सके। तो देखिए बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट थे वो ख़त्म कर दिए गए, हटा दिए गए और बहुत सारे नए स्टेट्स का निर्माण किया गया है। उनके एरियाज़ को चेंज किया गया है, बाउंड्रीज चेंज की गई है और उनके स्टेट्स के नाम को भी चेंज किया गया है 1947 में। और उसके बाद बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स इंडिया में जो थे उनको चेंज कर दिया गया बाउंड्रीज़ को, ताकि नए स्टेट्स बनाए जा सके। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जितने ज़्यादा एक ग्रुप के लोग यानी कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक स्टेट के अंदर लाया जा सके। जैसे कि आप तमिलनाडु देखेंगे, तो तमिलनाडु में आज करीब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन करीब 70-80%, 90% या फिर उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरीके से आप आंध्र प्रदेश देखेंगे, तेलंगाना देखेंगे, केरल देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे, तो इन सभी स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया है ताकि जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको एक जगह पर रखा जा सके और उनको किसी भी तरीके की परेशानी भी ना हो और उनकी भावनाएं जो हैं वो भी एक तरीके से उनका सम्मान हो। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। तो देखिए इसके बाद बहुत सारी स्टेट्स को ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर बनाया गया है, बल्कि उनको उन स्टेट्स को उनके कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर या फिर ज्योग्राफी के आधार पर बनाया गया है। जैसे कि आपका नागालैंड जो है वो एथनिसिटी के आधार पर है, उत्तराखंड जो है वो ज्योग्राफी के आधार पर, वो यूपी से बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकली अलग था, पहाड़ी इलाका था इसलिए उसे अलग कर दिया गया। झारखंड को भी इसी आधार पर अलग किया गया है। इसके अलावा आज इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स की डिमांड उठ रही है, जैसे गोरखालैंड, विदर्भ, इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स की डिमांड उठ रही है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज के आधार पर उठ रही है, वहाँ के लोगों को लगता है कि देखिए हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरे स्टेट से थोड़ी अलग है, इसलिए अगर हमें अलग स्टेट मिले तो हम अच्छी तरह से अपने खुद के ऊपर रूल कर पाएंगे और हमारी ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी हो पाएंगी। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। तो देखिए जब ये डिमांड उठ रही थी आज़ादी के बाद कि देखिए जो स्टेट्स होने चाहिए उनको लैंग्वेज के आधार पर होना चाहिए, तो उस समय बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो थे उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टेट्स बना दें और ये टूट कर बहुत सारे देशों में टूट जाए। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लैंग्वेज के लेकर बहुत परेशानी है। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जो पिछले चैप्टर में आपने श्रीलंका का देखा था, तो श्रीलंका में लैंग्वेज जो तमिल लीडर्स थे वो शुरुआत में अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अलग देश बनाने का डिमांड करना शुरू कर दिया। इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो अलग राज्य बनाएं लैंग्वेज को लेकर, वो कहीं डिसइंटीग्रेशन की तरफ ना पूरे देश को धकेल दे, यानी कि देश के टुकड़े टुकड़े होने ना लगे। लेकिन ये जो फैसला था ये बिल्कुल सही गया लैंग्वेज के आधार पर बनाना, क्योंकि इसने जो देश की यूनिटी है उसको मजबूत किया है
और इसी वजह से ये जो डर था पूरे लीडर्स के बीच में, इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स का निर्माण या फिर स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन था उसको कुछ सालों के लिए टाल दिया। तो आपको शायद पता होगा कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो 1956 में हुआ था, जबकि देश आज़ाद 1947 में ही हो चुका था। तो यही वो रीज़न था कि देखिए डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए या इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करीब 10 सालों के लिए टाल दिया गया था। लेकिन इसका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट्स बनाने का, और इस वजह से जो हमारा कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफाइड हुआ है और जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, वो है लैंग्वेज पॉलिसी। तो देखिए हमारे कंट्री में जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई है वो काफ़ी अच्छी है, और इसी वजह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश का यूनिटी बना हुआ है। तो देखिए जो दूसरा जो टेस्ट था एक तरीके से फेडरेशन के लिए, इंडियन फेडरलिज्म के लिए, वो था लैंग्वेज पॉलिसी, कि आखिर लैंग्वेज कौन सा अपनाया जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की उपाधि नहीं देता है। हमारे कंट्री का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो हिंदी है उसे सिर्फ इंडिया के 40% लोग ही बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम 60% के ऊपर हिंदी को थोप सकते हैं, नहीं, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से दूसरे जो लैंग्वेज है उनको सेफगार्ड करने के लिए या फिर उनको बचाने के लिए हिंदी के अलावा जो दूसरे लैंग्वेज हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन में 21 अदर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। और इसके साथ ही कोई अगर कैंडिडेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो इन 21 प्लस 1 हिंदी आपका 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकता है, इंटरव्यू दे सकता है और किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंडिडेट बनने के एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जो काम होते हैं वो उनके अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जितने हिंदी स्टेट्स जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी लैंग्वेजेस में जो काम होते हैं वो हिंदी में होते हैं या फिर इंग्लिश में होते हैं। वहीं जो तमिलनाडु में अगर कोई काम होगा तो वहाँ तमिल में काम होगा, लेटर्स लिखे जाएंगे सरकार द्वारा या फिर सरकार द्वारा कोई रिकॉर्ड रखा जाएगा तो वो तमिल में रखा जाएगा। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में अगर कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है या कोई काम करती है तो वो अपने तमिल लैंग्वेज में रखती है। तो इस तरीके से जो स्टेट्स है उनके पास भी अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको वो यूज़ कर सकती है ऑफिशियल वर्क के लिए। और ज़्यादातर जो काम होते हैं गवर्नमेंट के इन स्टेट्स में वो इन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होते हैं अपने स्टेट के। तो देखिए श्रीलंका के लीडर्स के मुकाबले, तो देखिए श्रीलंका में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वहाँ के जो लीडर्स थे सिनला लीडर्स, तो उन्होंने एक तरीके से सिनला को थोपने की कोशिश की पूरे देश के ऊपर और उसका परिणाम आपको पता है कि क्या हुआ था। लेकिन हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, अलग सिस्टम अपनाया और हिंदी के यूज़ को लेकर, हिंदी को किस तरीके से फैलाया जाए इसको लेकर काफ़ी वो उन्होंने सजग एक तरीके से काम किया, सजग वो काफ़ी रहे। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम इंग्लिश का जो यूज़ है जो सरकारें यूज़ करती हैं लेटर्स लिखने के लिए या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड रखने के लिए, तो इंग्लिश का यूज़ आपको 1965 में ख़त्म हो जाना था। यानी कि 1965 तक ही लिमिट था कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश को यूज़ नहीं करना है। तो 1965 के बाद जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स ने कहा कि नहीं, आप जो है इंग्लिश के यूज़ को कंटिन्यू कीजिए और हिंदी जो है वो हमारे लिए उतनी सही नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, इंग्लिश हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसके अलावा जो तमिलनाडु स्टेट था वहाँ पर जो ये मूवमेंट था एंटी हिंदी, हम कह सकते हैं एंटी हिंदी मूवमेंट ही था, वो मूवमेंट एक तरीके से काफ़ी वायलेंट हो गया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया।
तो इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उन्होंने ये बात मान ली कि हम इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे क्रिटिक्स जो इस बात का विरोध कर रहे थे इंग्लिश का, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, ये जो आपका फैसला है ये इंग्लिश स्पीकिंग एलिट जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फेवर मिलेगा। प्रमोशन ऑफ हिंदी, तो देखिए प्रमोशन ऑफ हिंदी जो है वो एक तरीके से पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट का कि हिंदी को हमें प्रमोट करना है, हिंदी को फैलाना है। और प्रमोशन का ये मतलब नहीं होता है कि जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट वो इम्पोज करना शुरू कर दे हिंदी दूसरे स्टेट्स पर जहाँ के लोग हिंदी एक तरीके से बोलते ही नहीं हैं। तो इस वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लीडर्स द्वारा शो की गई है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा इंडिया के, उसने कंट्री को वैसे स्थिति में जाने से बचा लिया जो जिस स्थिति में आपका श्रीलंका पहुंच गया है। तो श्रीलंका का आपने एग्जांपल देखा था कि वहाँ पर कितने फाइट्स हुए थे, लैंग्वेज को लेकर कितने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए थे। तो अगर इंडिया के लीडर्स भी उस तरीके के पॉलिसी अपनाते और हिंदी को थोपने की कोशिश करते तो हमारे देश का भी हालत एक तरीके से वही हो सकता था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसने फेडरलिज्म को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है, वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि जो पावर है किसी भी गवर्नमेंट का वो कई लेवल पर डिवाइडेड होगी, जिसमें आपका सेंट्रल और स्टेट लेवल पर पावर डिवाइडेड होंगे। तो रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेन्ड इन द प्रैक्टिस। तो देखिए जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो 1947 से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और इसी प्रोसेस ने एक तरीके से जो फेडरलिज्म हो उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू द लार्जर एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड द लीडर्स फॉलो दीज एग्रीमेंट्स। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रावधान हैं उन पावर शेयरिंग से रिलेटेड वो किस तरीके से यूज़ होते हैं या फिर किस तरीके से काम करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो उस एग्रीमेंट्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फॉलो नहीं करता है तो वो एक तरीके से अच्छा फेडरलिज्म नहीं बन पाएगा। और वहीं मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सभी इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा और फेडरलिज्म जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। For a long time, the same party ruled both the center and in the most of the states. काफ़ी समय तक जो कांग्रेस पार्टी थी वो स्टेट में भी रूल करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल करती थी। तो इस वजह से जो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे उनके पास उतने ज़्यादा ऑटोनोमस फेडरल पावर्स नहीं होते थे कि वो अपनी स्टेट से रिलेटेड कुछ काम कर सके, क्योंकि एक तरीके से उनके ऊपर जो गवर्नमेंट होती थी वो उनकी हेड होती थी। तो वो जैसा डायरेक्शन देती थी वो स्टेट गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते थे वैसा वो करते थे। As and when the ruling party at the state level was different, the party that ruled the central tried to undermine the power of the state. और जब ऐसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट पर कोई दूसरी पार्टी का कब्जा हो जाता था, दूसरी पार्टी वहाँ पर रूल करती थी, तो उस समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो स्टेट्स के पावर को रिड्यूस करने की कोशिश करती थी और हटाने की कोशिश करती थी। और उस समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया करती थी और स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस एक तरीके से कर देती थी, यानी एक सरकार को बर्खास्त कर देती थी। और तो ये जो चीज़ थी ये फेडरलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उस समय में ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि सेंटर में किसी पार्टी का रूल है और कोई अपोजिशन पार्टी जो है वो किसी स्टेट में रूल कर रही है, तो अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो तुरंत ही जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधानों का यूज़ करके उस सरकार को बर्खास्त कर देती थी। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो 1990 के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गई। उसका रीज़न ये है कि इस समय के बाद बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का जन्म हुआ और बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बहुत ही मजबूत हो गए बहुत स्टेट्स में। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। तो यही वो एरा था जिस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी उनका एक तरीके से जन्म हुआ।
और इसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो लोकसभा में उसको पूरी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से नेशनल पार्टीज़ को मिलकर और जो छोटे पार्टीज़ हैं रीजनल पार्टीज़ उनके साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ता था और इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनती थी। तो इस वजह से जो नया कल्चर बना या फिर नया जो एरा आया, इसमें जो रीजनल पार्टीज़ थे उनका जो रोल काफ़ी बढ़ गया और उनको काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिल गया। और इसके बाद जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट उसके बीच आया। और क्योंकि जो रीजनल आपकी पार्टीज़ थी उनके पास इतने पावर होता था कि वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को गिरा सकती थी या फिर रिमूव कर सकती थी। तो इस वजह से जो आपका स्टेट गवर्नमेंट था उसको एक तरीके से ऑटोनॉमी मिली, उसके पास पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावर्स बढ़ चुके थे। दिस ट्रेंड वाज, आगे हम नीचे देखते हैं, सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्री मैनर। तो देखिए ये जो चीज़ था, ये जो इवेंट हुआ, इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया जिसमें ये कहा गया कि देखिए आप इस तरीके से जब मन किया तब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ से भी जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो इस वजह से जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया पहले के मुकाबले, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आने के कुछ वर्षों बाद था। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक इमेज में आपको दिखाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बैठी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जितने स्टेट्स हैं वो सभी स्टेट्स एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि हमें पावर बढ़ा दिया जाए, हमारे पावर को इंक्रीज़ कर दिया जाए। और वहीं दूसरा एग्जांपल दिखाया गया है जब कोएलिशन गवर्नमेंट होती है। कोएलिशन गवर्नमेंट में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बैठी हुई है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उसके नीचे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, वो एक तरीके से बम के रूप में बैठे हुए हैं कि कब कौन फटेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट हवा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो कितना ज़्यादा बदल चुका है पिछले कुछ सालों में। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो देखिए हमारे टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ये वर्ड क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का डिसेंट्रलाइजेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है विकेंद्रीकरण। इसका सीधा मतलब ये है कि जब पावर को एक जगह पर नहीं रखा जाता है और बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि पावर कोई एक सरकार रखती है, पावर कई सरकारों में डिवाइडेड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं, कुछ पावर्स आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ पावर्स आपके लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो देखिए पावर का जो डिवीज़न होता है कि कुछ पावर ये रखे, कुछ पावर वो रखे, कुछ पावर दूसरा आदमी रखे, तो इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण। यानी एक तो होता है केंद्रीकरण जहाँ पर हम पावर को एक आदमी के पास लाते हैं, और विकेंद्रीकरण जिसमें हम पावर बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं। तो अब हम इसके टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना है इसमें। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि जो फेडरल सिस्टम होता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें 2 या 2 से अधिक सरकार के लेवल होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि म्यूनसिपालिटी या फिर आपका ग्राम पंचायत। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। तो अब तक ऊपर हमने जो पढ़ा उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बात की। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं डाइवर्सिटी है और बहुत अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो इस तरह के देश को सिर्फ इस 2 टायर से नहीं चलाया जा सकता है अच्छी तरह से। स्टेट्स इन इंडिया आर
एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो देखिए इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो आपके यूरोप के जो देश हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इनसे भी बड़ा है या फिर उनके बराबर है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर संख्या की बात करें, जनसंख्या की, तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो रसिया से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि रसिया की आबादी करीब 10 से 12 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की आबादी आपकी 20 करोड़ है। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है साइज़ में, यानी कि क्षेत्रफल में वो जर्मनी के बराबर है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें भी स्टेट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है उसके अंदर एक ही ग्रुप के लोग रहते हैं या फिर एक ही एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे आप देख लेंगे कर्नाटक में, आप देखेंगे तो कर्नाटक जो है वो 5 अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से मिलकर बना हुआ एक राज्य है। तो उसको अगर उस तरह से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उस तरीके से दूसरे स्टेट्स का भी यही हाल है। जैसे यूपी में भी आप देखेंगे तो पश्चिमी यूपी जो है और पूर्वी यूपी, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ज्योग्राफिकली हम बात करें और लोगों की जो नीड्स हैं इस हिसाब से भी। तो इन स्टेट्स में जो है उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम स्टेट्स के लेवल पर भी सही तरीके से रूल नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ ये फेडरलिज्म, यही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम लेकर चलें। तो सही तरीके से हमें रूल करने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। देयर इज़ अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो इसीलिए इन स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि जो अलग अलग डाइवर्सिटी है स्टेट्स के अंदर भी, उनको भी टैकल किया जा सके, उनको भी मैनेज सही तरीके से किया जा सके। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखिए जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में, उसमें एक और लेवल की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करता था, और ये जो थर्ड गवर्नमेंट आया, थर्ड या तो आपका ये ग्राम पंचायत हो सकता है या फिर जो म्यूनसिपालिटी, जिसे कि हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। शहरों के लिए आपका म्यूनसिपालिटी हो गया और गाँवों की अगर हम बात करें तो वहाँ के लिए ग्राम पंचायत। दिस इज़ द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये देखिए ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। दस रिजल्टेड द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो इसी नीड को ध्यान में रखते हुए एक नया टायर बनाया गया, गवर्नमेंट का एक नया टायर लाया गया जिसे कि कहा गया लोकल गवर्नमेंट। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से मीनिंग दिया हुआ है कि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से उसके कुछ पावर्स लेकर और लोकल गवर्नमेंट्स को दे देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि विकेंद्रीकरण कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। तो देखिए जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन करने का, कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन किया क्यों जाए, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसे इशूज़ होते हैं जो कि सेटल किए जा सकते हैं आपके लोकल लेवल पर, और अगर आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसमें आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। People have better knowledge of problems in their localities. They have also better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. तो देखिए जो लोग रहते हैं किसी खास इलाके में, फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव की बात करें तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो उन गांव के लोगों को ज़्यादा पता होगा मुकाबले कि आपका जो जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। और उन लोगों को ये भी पता होगा कि हमें जो पैसा मिले इस गांव को, तो उस पैसे को कहाँ पे स्पेंड करना है इस गांव में, ताकि हमारे जो गांव हो उसका विकास हो सके। तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए इस डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाया गया। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. तो देखिए
ये सिस्टम जब हम अपनाते हैं लोकल गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसमें जो पब्लिक है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है। कैसे? तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गांव में अगर हम कोई काम कराने वाले हैं तो वहाँ किससे लोगों को हम कंसल्ट कर सकते हैं, एक मीटिंग बुलाकर या फिर एक सभा बुलाकर। लेकिन वहीं अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो पूरे देश में एक मीटिंग बुलाएगी और सभी लोगों से सलाह मशवरा करेगी। तो इस वजह से जो लोकल गवर्नमेंट पर सरकारें, लोकल लेवल पर जो सरकारें होती है उसके डिसीजन मेकिंग में पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकता है डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है वो सबसे अच्छा तरीका है ताकि एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी उसको बनाया जा सके, जहाँ पर लोगों का क्या कह सकते हैं कि लोग साथ में आते हैं, साथ मिलकर एक फैसला लेते हैं, जो कि डेमोक्रेसी का एक मीनिंग ही है, जिसमें लोगों द्वारा फैसला लिया जाता है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town. तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का जो नीड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी माना गया था और उसके बाद ही बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ताकि जो लोकल लेवल पर गांव है या फिर आपके शहर हैं उनको कुछ पावर दिए जा सके डिसेंट्रलाइजेशन करके। पंचायत इन, आगे बढ़ते हैं। पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वेयर सेटअप इन द ऑल द स्टेट्स। तो देखिए इसीलिए पंचायत विलेजेस में पंचायत बैठाए गए और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ बैठाए गए ताकि इस तरह के सिस्टम को लागू किया जा सके। बट दीज वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन पहले ये जो होते थे म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर आपके विलेज पंचायत, ये डायरेक्टली आपकी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वेयर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और इन जो लोकल गवर्नमेंट्स थे यहाँ पर रेगुलरली इलेक्शंस भी नहीं हुआ करते थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। और ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होते थे इनके पास ना अपना पैसा होता था ना अपना पावर होता था कि ये कुछ कर सके, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। तो रियलिटी में हम बात करें तो रियलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन का कोई फ़ायदा वैसा नहीं मिल रहा था। A major step taken toward decentralization was taken in 1992। तो मैंने पिछले कई वीडियोस में भी बात किया था कि 1992-1993 में एक स्टेप लिया गया था जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया था और जो थर्ड टायर है डेमोक्रेसी का यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा पावरफुल बनाया गया और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया और उसे कॉन्स्टिट्यूशनली मान्यता दी गई। तो इसके बाद क्या हुआ ये हम देख लेते हैं, यानी इस कानून के बनने के बाद। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संविधान के अनुसार इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में रेगुलर इलेक्शंस होना बहुत ही ज़रूरी है और इलेक्शंस को टाला नहीं जा सकता या फिर उससे ऐसा नहीं है कि कोई अगर आ गया सरकार में तो वो 10 साल 15 साल तक रह रहा है, जो कि 1992 के पहले हुआ करता था। और इसके बाद seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे इसके या फिर जो मेंबर्स थे लोकल गवर्नमेंट के, उनके लिए सीट्स रिजर्व किए गए उन गवर्नमेंट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और इसके बाद एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वोमेन। इसके अलावा 1/3 पोजीशन जो है वो वोमेन के लिए रिजर्व्ड है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि हर स्टेट में, हर राज्य में
पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को देखेगा, करवाएगा। The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने कुछ पावर और रेवेन्यू के स्रोत यानी पैसे आने के स्रोत शेयर करने पड़ेंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ। और इस तरह के जो शेयरिंग है कि किसको क्या देना चाहिए, माने ग्राम पंचायत को क्या मिलना चाहिए, ये आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम इसके लिए बनाया गया। कुछ राज्यों में कुछ पावर्स दिए गए हैं, कुछ राज्यों में नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से हर राज्य का रूल अलग अलग है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। तो पंचायती राज वर्ड यूज़ किया जाता है, नाम यूज़ किया जाता है इस लोकल गवर्नमेंट के लिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। तो बहुत सारे राज्यों में एक गांव का एक ग्राम पंचायत होता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में कई गांवों का मिलकर एक ग्राम पंचायत होता है। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। तो देखिए ये एक तरीके का काउंसिल होता है जहाँ पर वार्ड मेंबर्स चुनकर आते हैं हर एक वार्ड से, और एक पूरे गांव का हेड होता है जिसे कि हम प्रेसिडेंट या फिर सरपंच कहते हैं, और बहुत जगहों पर मुखिया भी कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। तो देखिए ये जो मेंबर्स होते हैं इनको डायरेक्टली चुना जाता है वार्ड के मेंबर्स, वार्ड के एडल्ट लोगों द्वारा, यानी एक एज के मेरा मतलब है कि 18 साल से ऊपर के जो जितने भी लोग हैं उनके द्वारा। जैसे कि वार्ड के मेंबर जो हैं उनके लिए आपके एक वार्ड में इलेक्शन होता है, और वार्ड के जो पूरे गांव के जो हेड होते हैं उनके लिए विलेज में इलेक्शन होता है। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ये पूरे गांव के लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में काम करती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये जो पंचायत है ये काम करती है सुपरविजन में, ग्राम सभा के सुपरविजन में। तो ग्राम सभा आप जानते ही होंगे जहाँ पर पूरे गाँव के लोग बैठते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। तो देखिए जो वोटर्स होते हैं वो इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, यानी कि जो ग्राम सभा मीटिंग बुलाई जाती है गांव के लोगों की, उसमें ये सभी वोटर्स लोग आते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो देखिए इसके लिए 2 से 3 बार मीटिंग करनी होती है साल में, ताकि गाँव ये जो ग्राम पंचायत है उसका बजट पास किया जा सके और परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके कि आखिर परफॉर्मेंस कैसा है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो आपका सिर्फ लोकल लेवल पर ही है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक काम करती है। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो देखिए कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ग्रुप उसका बना दिया जाता है जिसे कि हम पंचायत समिति कहते हैं, या फिर ब्लॉक लेवल पर होता है, या फिर जिसे कि हम मंडल भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो देखिए इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है जितने भी पंचायत मेंबर जीत कर आए हैं उस इलाके में, और जिस इलाके का ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, ऊपर मैं कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो देखिए ये सभी इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी आपके ये मंडल लेवल के जितने भी आपके पंचायत समिति हो गए वो सभी मिलाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला लेवल पर आपको जिला परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। तो जितने भी मेंबर्स हैं ज़्यादातर मेंबर्स इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। तो देखिए ये जो जिला परिषद होता है इसमें आपके जितने भी आपके पंचायत समिति के सदस्य हो गए वो मेंबर होते हैं, फिर आपके ये जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एमएलएज हैं वो मेंबर्स होते हैं, और दूसरे ऑफिशियल्स जो हैं
दूसरे डिपार्टमेंट के, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, वो इस पूरे बॉडी का हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। तो इसी तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं शहरों के लिए, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि म्यूनसिपालिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स, शहरों में म्यूनसिपालिटीज़ बैठाया जाता है। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाए जाते हैं। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जितने भी आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है इलेक्टेड बोर्ड मेंबर्स द्वारा, जो कि इलेक्ट किए गए हैं लोगों द्वारा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो है वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। तो देखिए, जो आपके नगर निगम जिससे कि हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पर आपका मेयर होता है हेड। लेकिन जो आपका नगर पालिका है जिसे कि हम म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, उसका हेड म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, उसका अध्यक्ष होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एक्सपेरिमेंट का, उससे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ लिखा गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो देखिए, हमारे देश में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। तो वो कैसे? तो देखिए, देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो देखिए, पूरे देश में करीब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पंचायत में या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ में, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। दिस नंबर इज़ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए, ये जो नंबर है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका पॉपुलेशन भी इतना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 1992 के रिफॉर्म के बाद, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, उसने डेमोक्रेसी को एकदम जड़ों तक, पूरे देश के जड़ों तक, यानी हर एक गांव तक, हर एक वार्ड तक पहुंचाने में उसने मदद किया है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वोमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। तो देखिए, इस सिस्टम ने वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और उनके वॉइस को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। उसका रीज़न यह है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं उनमें वोमेंस के लिए करीब मिनिमम 33% सीट्स जो हैं वो रिजर्व होते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो देखिए, जो इलेक्शंस का जो सिस्टम है वो तो सही तरीके से काम करता है, लोग इलेक्शन में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और लीडर बनते हैं। लेकिन उसके बाद जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग में ग्राम सभा को बुलाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे जो लीडर्स चुन कर आते हैं वो ग्राम सभा बुलाते नहीं हैं, या फिर किसी और रीजन से ग्राम सभा होता नहीं है। तो इस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें लोग डायरेक्टली सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने पावर भी पूरी तरीके से नहीं ट्रांसफ़र किया है लोकल गवर्नमेंट्स को, नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। इसके अलावा बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे भी नहीं प्रोवाइड किए हैं गाँवों को। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए, हम अभी जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडियल हम लेके चले थे कि ऐसा हमारा सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, उससे हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और हमें अभी बहुत दूर जाना है, तब हम सही तरीके से कर पाएंगे काम। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।